जब आज़ाद भारत की अपनी लोकतांत्रिक सरकार बनी, उस वक्त भी नए भारत की नींव निर्माण में उन्होंने अपना 100% योगदान दिया। आज हम बात करेंगे उन्हीं वीरांगनाओं की जिनके बलिदान और देश निर्माण में योगदान के लिए हम सदा उनके ऋणी रहेंगे। नंबर 1, कित्तूर की रानी चेन्नम्मा। रानी चेन्नम्मा उन भारतीय शासकों में से हैं जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए सबसे पहली लड़ाई लड़ी थी। 1857 के विद्रोह से 33 साल पहले ही दक्षिण के राज्य कर्नाटक में शस्त्रों से लैस सेना के साथ रानी ने अंग्रेज़ों से लड़ाई की और वीर गति को प्राप्त हुई। आज भी उन्हें कर्नाटक की सबसे बहादुर महिला के नाम से याद किया जाता है। नंबर 2, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। भारत में जब भी महिलाओं के सशक्तिकरण की बात होती है तो महान वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की चर्चा जरूर होती है। आपने शायद ही किसी ऐसे भारतीय के बारे में सुना होगा जो झांसी की रानी के बहादुरी भरे कारनामे सुनते सुनते न बड़ा हुआ हो। झांसी की रानी सन 1857 के विद्रोह में शामिल रहने वाली प्रमुख शख्सियत थीं। रानी लक्ष्मीबाई के अप्रतिम शौर्य से चकित अंग्रेजों ने भी उनकी प्रशंसा की थी और वह अपनी वीरता के किस्सों को लेकर किंवदंती बन चुकी हैं। नंबर 3, बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल 1857 के विद्रोह के सबसे प्रतिष्ठित चेहरों में से एक हैं। बेगम हजरत महल की हिम्मत का इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उन्होंने मटिया बुर्ज में जंगे आज़ादी के दौरान नज़रबंद किए गए वाजिद अली शाह को छुड़ाने के लिए लॉर्ड कैनिंग के सुरक्षा दस्ते में भी सेंध लगा दी थी। उन्होंने लखनऊ पर कब्जा किया और अपने बेटे को अवध का राजा घोषित किया। इतिहासकार ताराचंद लिखते हैं कि बेगम खुद हाथी पर चढ़कर लड़ाई के मैदान में फौज का हौसला बढ़ाती थीं। नंबर 4, एनी बेसेंट। थियोसॉफिकल सोसाइटी और भारतीय होम रूल आंदोलन में अपनी विशिष्ट भागीदारी निभाने वाली एनी बेसेंट का जन्म 1 अक्टूबर 1847 को तत्कालीन यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड के लंदन शहर में हुआ था। भारत आने के बाद भी एनी बेसेंट महिला अधिकारों के लिए लड़ती रहीं। महिलाओं को वोट जैसे अधिकारों की मांग करते हुए एनी बेसेंट लगातार ब्रिटिश सरकार को पत्र लिखती रहीं। भारत में रहते हुए एनी बेसेंट ने स्वराज के लिए चल रहे होम रूल आंदोलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नंबर 5, भीखाजी कामा। भीखाजी कामा को उनके प्रेरक और क्रांतिकारी भाषणों के लिए तथा भारत और विदेश दोनों में लैंगिक समानता की वकालत करने के लिए जाना जाता है। एक वरिष्ठ नेता की तरह इन्होंने कुछ महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दों पर दुनिया का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की। 22 अगस्त 1907 स्टटगार्ट जर्मनी में अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में कामा ने ध्वज फहराया जिसे उन्होंने आज़ादी का प्रथम ध्वज कहा। नंबर 6, सुचेता कृपलानी। भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल रहने वाली सुचेता गांधी जी के करीबियों में से एक थीं। उस दौरान वे कई भारतीय महिलाओं के लिए रोल मॉडल रहीं और स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेने के लिए उन्हें प्रेरित करने में सफल रहीं। इन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान स्वतंत्रता संग्राम में तथा 1946-47 में
विभाजन के दंगों के दौरान सांप्रदायिक तनाव शमन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने भारतीय संविधान सभा में वंदे मातरम भी गाया था। नंबर 7, सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू कई महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। भारत कोकिला के नाम से प्रख्यात श्रीमती नायडू ने एक उत्साही स्वतंत्रता कार्यकर्ता और एक कवि के रूप में सन 1930 से 34 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया था। श्रीमती नायडू 1905 में स्वतंत्र भारत की पहली महिला गवर्नर बनी। इनकी अंग्रेजी में कविताओं के संग्रह आज भी महत्वपूर्ण भारतीय लेखन में मिलते हैं। नंबर 8, अरुणा असफ अली। कांग्रेस पार्टी की सक्रिय सदस्य रह चुकी अरुणा असफ अली न सिर्फ देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ी, बल्कि तिहाड़ जेल के राजनैतिक कैदियों के अधिकारों की लड़ाई भी लड़ी। उन्होंने नमक सत्याग्रह में भाग लिया और लोगों को अपने साथ जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। उनकी लड़ाई के जज्बे के चलते उन्हें कैद कर लिया गया था, लेकिन उन्हें जेल की दीवारें भी अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने से रोक नहीं पाई और उन्होंने वहां रहकर कैदियों की स्थिति को सुधारने के लिए तिहाड़ जेल के अंदर ही विरोध प्रदर्शन व हड़तालें की, जिसके कारण ही तिहाड़ के कैदियों की हालत में सुधार आया। नंबर 9, कमला नेहरू। कमला विवाह के बाद जब इलाहाबाद आईं तो एक सामान्य कम उम्र की नई नवेली दुल्हन भर थीं, लेकिन समय आने पर यही शांत स्वभाव की महिला लौह स्त्रीत्व साबित हुई, जो धरने जुलूस में अंग्रेजों का सामना करती, भूख हड़ताल करती और जेल की पथरीली धरती पर सोती थीं। नेहरू के साथ साथ कमला नेहरू और फिर इंदिरा की प्रेरणाओं में देश की आज़ादी ही सर्वोपरि थी। कमला नेहरू ने स्वतंत्रता संग्राम में अपने पति जवाहरलाल नेहरू का कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया। असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन में उन्होंने बढ़ चढ़कर शिरकत की थी। नंबर 10, डॉक्टर लक्ष्मी सहगल। पेशे से डॉक्टर लक्ष्मी सहगल ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम के साथ साथ सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर प्रमुख भूमिका निभाई थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की अटूट अनुयायी के तौर पर वे इंडियन नेशनल आर्मी में शामिल हुई थीं। उन्हें वर्ष 1998 में पद्म विभूषण से नवाजा गया था। नंबर 11, दुर्गाबाई देशमुख। दुर्गाबाई देशमुख महात्मा गांधी के विचारों से बेहद प्रभावित थीं। उन्होंने महात्मा गांधी के सत्याग्रह आंदोलन में भाग लिया व भारत की आज़ादी में एक वकील, सामाजिक कार्यकर्ता और एक राजनेता की सक्रिय भूमिका निभाई। नंबर 12, झलकारी बाई। झांसी के भोजला गांव के एक निर्धन कोली परिवार में झलकारी बाई का जन्म 22 नवंबर 1830 को हुआ था। बचपन में ही सिर से मां जमुना देवी का साया उठने के बाद इनके पिता सदोवर सिंह ने मां और पिता दोनों की भूमिका निभाते हुए उन्हें बड़े प्यार से पाला और घुड़सवारी व तीरंदाजी की शिक्षा दी। उनका विवाह रानी लक्ष्मीबाई की सेना के एक सैनिक के साथ हुआ। यहाँ वे रानी के संपर्क में आईं। रानी ने उनकी क्षमताओं से प्रभावित होकर उन्हें अपने महिला सैनिकों की शाखा दुर्गा दल में शामिल कर लिया। यहाँ उन्होंने तोप व बंदूक चलाना सीखा और दुर्गा दल की सेनापति बनी।
वे लक्ष्मीबाई की हमशक्ल भी थीं। इस कारण शत्रु को गुमराह करने के लिए वे रानी के वेश में भी युद्ध करती थीं। अपने अंतिम समय में भी वे रानी के वेश में युद्ध करते हुए वे अंग्रेजों के हाथों पकड़ी गई और रानी को किले से भाग निकलने का अवसर मिल गया। उन्होंने प्रथम स्वाधीनता संग्राम में झांसी की रानी के साथ ब्रिटिश सेना के विरुद्ध अद्भुत वीरता से लड़ते हुए ब्रिटिश सेना के कई हमलों को विफल किया था। यदि लक्ष्मीबाई के सेना नायकों में से एक ने उनके साथ विश्वासघात न किया होता तो झांसी का किला ब्रिटिश सेना के लिए प्रायः अभेद्य था। झलकारी बाई की गाथा आज भी बुंदेलखंड की लोक गाथाओं और लोकगीतों में सुनी जा सकती है। नंबर 13, दुर्गावती बोहरा, दुर्गा भाभी। इतिहास में दुर्गा भाभी के नाम से जानी जाने वाली दुर्गावती बोहरा भारत के स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारियों की प्रमुख सहयोगी थीं। 18 दिसंबर 1928 को भगत सिंह ने इन्हीं दुर्गा भाभी के साथ वेश बदलकर कलकत्ता मेल से यात्रा की थी। दुर्गा भाभी क्रांतिकारी भगवती चरण बोहरा की धर्मपत्नी थीं। इनका जन्म 7 अक्टूबर 1902 को कौशाम्बी जिले के शहजादपुर गांव में हुआ था। 10 वर्ष की अल्पायु में ही इनका विवाह लाहौर के भगवती चरण बोहरा के साथ हुआ। भगवती चरण के पिता शिवचरण रेलवे में उच्च पद पर आसीन थे। अंग्रेज सरकार ने उन्हें राय साहब की पदवी दी थी। पिता के प्रभाव से दूर भगवती चरण का क्रांतिकारियों से मिलना जुलना था। उनका संकल्प देश को अंग्रेजी दास्ता से मुक्त कराना था। 1920 में पिता की मृत्यु के बाद पति पत्नी दोनों खुलकर क्रांतिकारियों का साथ देने लगे। 28 मई 1930 को रावी नदी के तट पर साथियों के साथ बम बनाने के बाद परीक्षण करते समय बोहरा शहीद हो गए। अब दुर्गावती जो साथियों में दुर्गा भाभी के नाम से जानी जाती थी और अधिक सक्रिय हो गई। नंबर 9 अक्टूबर 1930 को दुर्गा भाभी ने गवर्नर हैली पर गोली चलाई, परंतु वह बच गया। मुंबई के पुलिस कमिश्नर को भी दुर्गा भाभी ने ही गोली मारी थी, जिससे पुलिस उनके पीछे पड़ गई और गिरफ्तार कर लिया। दुर्गा भाभी का काम क्रांतिकारियों को हथियार पहुंचाना था। वे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, बटुकेश्वर दत्त आदि के साथ काम करती थीं। उनकी शहादत के बाद वे अकेली पड़ गई और अपने 5 साल के बेटे शचींद्र को शिक्षा दिलाने के उद्देश्य से दिल्ली और फिर लाहौर चली गई, जहां पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और 3 वर्षों तक नज़रबंद रखा। 1935 में वे गाजियाबाद आ गईं और एक विद्यालय में पढ़ाने लगीं। इसके बाद अन्य कई स्कूलों में भी उन्होंने अध्यापन किया और 14 अक्टूबर 1999 को इस दुनिया से विदा हो गईं। इस क्रांतिकारी महिला को आज भी देश के इतिहास में सही सम्मान व पहचान का इंतजार है। नंबर 14, कनकलता बरुआ। असम की रहने वाली कनकलता बरुआ भारत की प्रमुख महिला स्वतंत्रता सेनानी थीं। इनको अंग्रेजों ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय गोली मार दी थी। इन्हें वीर बाला के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म 22 दिसंबर 1924 को असम के सोनीपुर जिले के गोहपुर गांव में हुआ था। बचपन में ही माता पिता की मृत्यु के बाद उनकी नानी ने उन्हें पाला पोसा। 1931 में 7 साल की कनकलता अपने मामा के साथ पहली बार गमेरी गांव में आयोजित रैयत अधिवेशन में क्रांतिकारियों के साथ शामिल हुई थी।
इस अधिवेशन में भाग लेने वाले सभी क्रांतिकारियों पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चला तो पूरे असम में क्रांति की आग फैल गई। कनकलता क्रांतिकारियों के बीच धीरे धीरे बड़ी होने लगी। एक गुप्त सभा में 20 सितंबर 1942 को तेजपुर कचहरी पर तिरंगा फहराने का निर्णय हुआ। उस दिन 22 साल की कनकलता तिरंगा हाथ में थामे जुलूस का नेतृत्व कर रही थीं। अंग्रेजी सेना की चेतावनी के बाद भी वे रुकी नहीं और छाती पर गोली खाकर शहीद हो गईं। अपनी वीरता व निडरता के कारण वे इतिहास में वीरवाला के नाम से जानी गईं। आज सबसे कम उम्र की बलिदानी कनकलता का नाम भले ही इतिहास के पन्नों से गायब है, लेकिन उनका बलिदान अमर रहेगा। नंबर 15, बीना दास। वीरांगना बीना दास एक भारतीय क्रांतिकारी और राष्ट्रवादी महिला थी। 6 फरवरी 1932 को इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय के एक दीक्षांत समारोह में अंग्रेज क्रिकेट कप्तान और बंगाली गवर्नर स्टैनली जैक्सन की हत्या का प्रयास किया था। बीना दास का जन्म 24 अगस्त 1911 को बंगाल प्रांत के कृष्णनगर गांव में हुआ था। वे सुप्रसिद्ध ब्रह्म समाजी शिक्षक बेनी माधव दास और सामाजिक कार्यकर्ता सरला देवी की पुत्री थीं। वे सेंट जॉन डोसेसन गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल की छात्रा रहीं। साथ ही वे कोलकाता में महिलाओं द्वारा संचालित अर्ध क्रांतिकारी संगठन छात्रा संघ की सदस्य थीं। 1928 में उन्होंने साइमन कमीशन का विरोध किया। वर्ष 1932 में उन्हें एक दीक्षांत समारोह में बंगाल के गवर्नर स्टैनली जैक्सन को मारने की जिम्मेदारी दी गई। इस समारोह में उन्हें भी डिग्री मिलनी थी। स्टैनली जब भाषण देने लगा, वे अपनी सीट से उठीं और गवर्नर के सामने जाकर गोली चला दी। उनका निशाना चूक गया। स्टैनली बच गया, लेकिन उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। बीना दास को 10 साल कैद की सजा सुनाई गई। साथियों के नाम बताने के लिए जेल से तरह तरह की यातनाएं दी गई, परंतु उन्होंने मुंह नहीं खोला। नंबर 16, मातंगिनी हजारा। मातंगिनी हजारा भारत की प्रमुख क्रांतिकारी थी। इन्हें इतिहास में गांधी बूढ़ी के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म 19 अक्टूबर 1870 को तत्कालीन पूर्वी बंगाल के मिदनापुर जिले के होगला गांव में हुआ था। गरीबी के कारण 12 वर्ष की उम्र में उनका विवाह 62 वर्षीय विधुर के साथ कर दिया गया। विवाह के 6 वर्ष के बाद वे निसंतान विधवा हो गई। जैसे तैसे गरीबी में दिन गुजार रही थी। 1932 में देश भर में स्वाधीनता आंदोलन चला और जुलूस उनके घर के सामने से गुजरा तो वे भी जुलूस के साथ चल पड़ी। इसके बाद वे तन मन धन से देश के लिए समर्पित हो गईं। इन्होंने 17 जनवरी 1933 को करबंदी आंदोलन का नेतृत्व किया। गवर्नर एंडरसन को काले झंडे दिखाए तो गिरफ्तार कर ली गई। 6 मास का सश्रम कारावास हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन की रैली के लिए घर घर जाकर 5000 लोगों को तैयार किया। तिरंगा हाथ में लिए रैली का नेतृत्व करते हुए मातंगिनी जुलूस के साथ जब सरकारी डाक बंगले पर पहुंची तो पुलिस ने वापस जाने को कहा। मातंगिनी टस से मस नहीं हुई। अंग्रेजी सिपाहियों ने गोली चला दी। गोली मातंगिनी के बाएं हाथ में लगी। तिरंगे को गिरने से पहले ही दूसरे हाथ में ले लिया। दूसरी गोली दाएं हाथ में और तीसरी माथे पर लगी। मातंगिनी वहीं शहीद हो गई।
इस बलिदान ने क्षेत्र के लोगों में जोश भर दिया। परिणाम स्वरूप लोगों ने 10 दिनों के अंदर ही अंग्रेज़ों को वहाँ से खदेड़ दिया और स्वाधीन सरकार स्थापित की।